Hello, my dear students. I am GD Pandey. I teach mechanical engineering on Make My Career. प्यारे बच्चों, हम लोग जेई एई कोर्सेस के लिए आपके लिए डेमो वीडियोस जो प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक्स को चुना है। और थर्मोडायनामिक्स की जो डेमो वीडियो की श्रृंखला है, उसमें आज हम लोग वीडियो नंबर 4 पर बात करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि वीडियो नंबर 4 में आज थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा टॉपिक है जो आपके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन लेके बैठा हुआ है। मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इसको पढ़ने के बाद आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिलेगा कि आखिर ये चीजें होती क्या हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्सिबल प्रोसेसेस। आप वीडियो नंबर 3 को अगर देखेंगे तो हमने वहां पे प्रोसेसेस के बारे में कुछ आपको डिस्क्रिप्शन दिया था, जहां मैंने नाम लिया था कि कुछ प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, कुछ प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं और एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोसेस भी होता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। हमने नाम लिया था, जिक्र किया था और आपसे वादा किया था कि अगले वीडियो में हम इसको बहुत ही विस्तार में समझाएंगे और इतना शानदार और क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपको देंगे कि आज के बाद ये रटना नहीं पड़ेगा और ये बुकिश डेफिनेशन नहीं फॉलो करना पड़ेगा, बल्कि आप फील कर पाएंगे, आप इसको महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो अपने वादे को पूरा करते हुए आज आइए हम आपको रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और क्वाजी स्टैटिक प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस से। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है प्रतिवर्ती प्रक्रम। कैसा प्रक्रम? प्रतिवर्ती, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। द प्रोसेस विच हैज एबिलिटी टू बी रिवर्स्ड, ऐसा बुक्स में भी लिखा रहता है, लेकिन हम इसको महसूस नहीं कर पाते हैं कि यार कैसे रिवर्स कर सकते हैं, कैसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और किसी प्रोसेस को हम अगर रिवर्स कर रहे हैं और वो रिवर्स हो जा रहा है, अर्थात उसमें रिवर्स होने की एबिलिटी है, तो कैसे है, एबिलिटी नहीं है तो क्यों नहीं है, और वो कौन से फैक्टर्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बना देती हैं। अर्थात मान लीजिए कोई प्रोसेस है और वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, उसमें कौन सा कारक आ जाए, उसमें कौन सा फैक्टर आ जाए कि वो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बन जाएगा, इरिवर्सिबल। इन सभी बातों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे और आखिरी में आपको पढ़ाएंगे क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या बताएंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। नाम सुना होगा आपने। क्वाजी का मतलब होता है ऑलमोस्ट और स्टैटिक का मतलब रेस्ट। ऐसा प्रोसेस जो ऑलमोस्ट रेस्ट में है, ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम में है। और आपको बड़ा फनी एग्जांपल दे करके, आपके दैनिक जीवन से जोड़ करके आपको क्वाजी स्टैटिक समझा दूंगा, जिंदगी में नहीं भूलेगा। और एक स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में अक्सर पूछता है कि जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं वो सभी क्वाजी स्टैटिक होते हैं क्या? जी हां, ऑल रिवर्सिबल आर क्वाजी स्टैटिक। आप रट के जाते हो लेकिन आप भूल जाते हो। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि रिवर्सिबिलिटी का क्वाजी स्टैटिक से क्या रिलेशन है। अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल है तो किस तरह से वो क्वाजी स्टैटिक हो जाता है, फिजिकली महसूस कराऊंगा आपको। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन आप किताबों से क्या पढ़ते हो मुझे नहीं पता, कि प्रतिवर्ती प्रक्रम, वो प्रक्रम जो रिवर्स कर सकें, मतलब मुझे नहीं आइडिया कि आप कैसे पढ़ते हो। लेकिन मैं आपको आज कुछ अलग तरीके से समझाने जा रहा हूं कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, तो ये डेफिनेशन मैंने बोर्ड पर आपके लिए लिख रखी है पहले से ही, ताकि हमारा समय बच सके। क्या डेफिनेशन है?
डेफिनेशन है कि नेट इफेक्ट, नेट मतलब समग्र जो प्रभाव है, टोटल एक्चुअल, ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर जीरो। जो नेट इफेक्ट होना चाहिए सिस्टम और सराउंडिंग पर, वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। अगर वो जीरो है तो हम बोलेंगे प्रोसेस रिवर्सेबल है, अगर वो जीरो नहीं है तो हम बोलेंगे कि प्रोसेस रिवर्सेबल नहीं है। अब आइए जरा इस बात को समझते हैं कि इसका कहने का अर्थ क्या है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लिया बच्चों हमने एक सिस्टम ले लिया, बच्चों क्या ले लिया हमने? एक सिस्टम ले लिया, बोलो भाई। और सिस्टम अगर हमने ले लिया तो यहां पर हमारे लिए क्या उपलब्ध हो गया? सराउंडिंग्स हो गया, बोलो भाई। आपने कहा यस सर। मान लिया हमारा सिस्टम, मान लिया हमारा सिस्टम 20 किलो जूल हीट सराउंडिंग में रिजेक्ट कर रहा है। 20, 30, 10, 5 कुछ भी मान लो, क्योंकि 2020 चल रहा है ना, तो हमने 20 किलो जूल ले लिया। मान लिया सिस्टम 20 किलो जूल सराउंडिंग में रिजेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब हमें क्या कहा जा रहा है? हमें यह कहा जा रहा है कि सिस्टम और सराउंडिंग का जो नेट इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो। सिस्टम और सराउंडिंग का जो नेट इफेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो। अच्छा, इस चीज को समझाने से पहले मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं। इतना आपको पता भी होना चाहिए कि जब किसी सिस्टम से हीट रिजेक्ट होता है, कहीं से भी किसी बॉडी से हीट रिजेक्ट होता है, तो उसको हम लोग माइनस लेते हैं, और जो हीट एक्वायर करता है, जो हीट लेता है, उस वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। तो चलिए आइए हम जरा इस 20 किलो जूल, ये जो 20 किलो जूल सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है, आइए हम इसका प्रभाव देखते हैं। कहां पर प्रभाव देखेंगे बेटा? सिस्टम पर और सराउंडिंग पर। और ये प्रभाव क्या होना चाहिए बच्चों? जीरो होना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे प्रभाव है, क्या प्रभाव है। चलिए यहां पे हमने दो पार्ट्स बना दिए। यहां पे मैं सिस्टम के प्रभाव को देखूंगा और यहां पे मैं देखूंगा सराउंडिंग्स के प्रभाव को। सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा और सराउंडिंग्स पर क्या प्रभाव पड़ा। चलिए बताइए, जब ये हीट सिस्टम ने रिजेक्ट किया, जब ये हीट सिस्टम ने रिजेक्ट किया, चलिए मान लेते हैं कि सिस्टम ने एक पाथ फॉलो किया। मान लेते हैं सिस्टम ने एक पाथ फॉलो किया 1 से 2। अब जब ये सिस्टम 1 से 2 में हीट को रिजेक्ट करेगा, तो सिस्टम के लिए अगर हम Q12 लिखना चाहें, क्या लिखेंगे? Q12। तो Q12 मतलब 1-2 प्रोसेस में सिस्टम द्वारा रिजेक्ट की हुई उष्मा, रिजेक्ट किया हुआ हीट कितना होगा बेटा? 20 किलो जूल। कितना होगा? 20 प्लस 20 की माइनस 20। चूंकि सिस्टम रिजेक्ट कर रहा है इसलिए सिस्टम के लिए क्या होगा? माइनस। जो रिजेक्ट करेगा उसके लिए माइनस और जो प्राप्त करेगा उसके लिए प्लस। अब मुझे ये बताइए, ये जो हीट सिस्टम ने निकाला, आखिर ये गया कहां? सराउंडिंग्स में। आखिर ये कहां गया? सराउंडिंग्स में। तो सराउंडिंग्स ने यही हीट एब्जॉर्ब कर लिया। तो अगर सराउंडिंग्स के लिए हम Q12 लिखना चाहें, सराउंडिंग्स के लिए Q12 लिखना चाहें, तो क्या होगा? प्लस 20 किलो जूल। क्या हो जाएगा? प्लस 20। सराउंडिंग को प्लस क्यों लिखा? क्योंकि सराउंडिंग ने हीट ले लिया सिस्टम का। जो हीट पाएगा वो प्लस रहेगा, जो हीट देगा वो नेगेटिव रहेगा। इतनी बातें मुझे लगता है समझ में आ रही होंगी। रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। 1 से 2 हमारा फॉरवर्ड पाथ है। बात को समझिएगा, 1 से 2 हमारा फॉरवर्ड पाथ है।
और मान लीजिए बैकवर्ड पाथ भी हमारा 2 से 1 सेम है, 1 से 2 गए, 2 से 1 हमारा बैकवर्ड पाथ है, या कोई भी पाथ बैकवर्ड है। अब अगर बैकवर्ड पाथ का हम अध्ययन करें तो बैकवर्ड पाथ में क्या होगा, बैकवर्ड में क्या हो रहा है, बैकवर्ड में हम ये कह रहे हैं कि अब सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट वापस कर दिया। ध्यान समझिए, सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट वापस कर दिया। अब बताइए, जब सराउंडिंग ने सिस्टम को हीट वापस किया तो वो प्रोसेस 2 से 1 हो जाएगा। 1 से 2 में सिस्टम हीट दे रहा है सराउंडिंग को, 2 से 1 में सराउंडिंग हीट दे रहा है सिस्टम को। अरे भाई मान लो जैसे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये सराउंडिंग को हीट दे रहा है, 20 किलो जूल हीट दे रहा है, तो इसको हमने +20 लिखा। सराउंडिंग में गया तो सराउंडिंग का -20। अब हम कह रहे हैं 2 से 1 प्रोसेस में, 2 से 1 प्रोसेस में सराउंडिंग सिस्टम को हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग दे रहा है, सराउंडिंग से निकल रही है हीट, तो वो माइनस हो जाएगा। सिस्टम पा रहा है, सिस्टम में जा रही है, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्लस हो जाएगा। मुझे लगता है बहुत सिंपल सा फंडा है। चलिए, तो अब बताइए, प्रोसेस अगर हम 2 से 1 की बात करें, 2 से 1, 2 से 1 में सिस्टम हीट ले रहा है सराउंडिंग से, कितना ले रहा है, +20, सेम अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग ने सिस्टम को वापस कर दिया। तो -20 था बेटा, तो यहां कितना हो जाएगा, +20। अब बताओ जरा, इनका नेट निकालोगे, नेट हीट ट्रांसफर निकालोगे, कितना आएगा, 0। हमारी शर्त क्या थी किसी प्रोसेस को रिवर्सेबल होने के लिए, नेट इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर 0, और सिस्टम पर नेट इफेक्ट हमने 0 ला करके प्रूफ कर दिया। आधा काम हमारा हो गया, आधी चीज और प्रूफ कर देंगे तो फिक्स हो जाएगा कि हमारा रिवर्सेबल प्रोसेस क्या होता है। अब जब सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आ रही है तो सराउंडिंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, शुरुआत में पहले वाले प्रोसेस में 1 से 2 में सिस्टम दे रहा था, सराउंडिंग ले रहा था, तो प्लस लिखा गया था। अब सराउंडिंग दे रहा है और सिस्टम ले रहा है, तो सराउंडिंग जब दे रहा है तो उसका खर्चा हो रहा है ना, तो वो माइनस हो जाएगा, -20 किलो जूल। दोनों को जोड़ दो बेटा, नेट फिर क्या आ जाएगा, 0। ओ माय गॉड, फंडा समझ में आ गया होगा। अगर किसी सिस्टम और सराउंडिंग का, अगर किसी सिस्टम और सराउंडिंग का नेट इफेक्ट 0 हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये प्रोसेस कैसा है, रिवर्सेबल है। आपने कहा सर वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें ऐसा हो जाएगा। मेरा उद्देश्य अभी यह समझाना नहीं था कि वो कौन सा प्रोसेस है कि ऐसा हो जाएगा, वो तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं। मेरा उद्देश्य अभी यह समझाना था कि जो डेफिनेशन है उसको आप महसूस कैसे करेंगे। मैंने महसूस आपको करवा दिया होगा कि अगर इस तरह से कुछ हो जाए कि सिस्टम सराउंडिंग को हीट दे रहा है और सेम अमाउंट ऑफ हीट सराउंडिंग सिस्टम को दे रहा है, तो नेट इफेक्ट कितना हो जाएगा, 0। और ऐसा चीज कहीं पर अचीव हो जाए, कहीं पे प्राप्त हो जाए बच्चों, तो वो रिवर्सेबल प्रोसेस कहा जाएगा। एक स्टूडेंट ने कहा सर ये क्या संभव है। मैंने कहा बेटा आगे चर्चा करेंगे कि संभव है या नहीं है। कोई प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्सेबल नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत तो लॉस हो जाएगा ना। सिस्टम ने सराउंडिंग को दिया, फिर सराउंडिंग जब सिस्टम को देगा तो कंप्लीट नहीं मिलेगा। तो एनी प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्सेबल, इट इज इम्प्रैक्टिकल, इम्पॉसिबल अदर। लेकिन फंडा समझ में आया कि नहीं। जो फंडा क्या कहता है कि नेट इफेक्ट ऑन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर 0। सिस्टम और सराउंडिंग पर नेट इफेक्ट कितना होना चाहिए, 0। और हमने दिखाया कि सिस्टम 20 किलो जूल दे रहा है फिर सराउंडिंग को, और फिर यही सराउंडिंग सिस्टम को 20 किलो जूल वापस कर रहा है। और इस प्रक्रिया में नेट इफेक्ट कितना हो जा रहा है। तो इस प्रकार का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल कैसे हो जाता है। चलिए देखिए,
इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के फोटो खींच सकते हैं। मैं बोर्ड से साइड हो गया हूं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी प्रोसेस किस तरह से रिवर्सिबल नहीं होगा, किस तरह से रिवर्सिबल नहीं होगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक ब्लॉक ले लिया, वो ब्लॉक मान लीजिए यहां पर है और इसकी दूसरी पोजीशन यहां पर है। ये मान लिया स्टेट 1 है और ये इसकी स्टेट 2 है। चलिए ब्लॉक को हम 1 से 2 पोजीशन में ले जाना चाहते हैं, 1 से 2 पोजीशन में। बताइए जब ब्लॉक 1 से 2 पोजीशन में जाएगा, जब ब्लॉक 1 से 2 पोजीशन में जाएगा तो ये सरफेस में, इस पूरे सरफेस में फ्रिक्शन जनरेट होगा कि नहीं? आपने कहा हाँ सर फ्रिक्शन तो आएगा। तो ब्लॉक 1 से 2 प्रोसेस में जाएगा तो ड्यू टू फ्रिक्शन, किसके कारण? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण क्या जनरेट होगा, क्या पैदा होगी? पैदा होगा हीट। ध्यान से समझिए, 1 से 2 प्रोसेस, हम धक्का मार रहे हैं, इसको हम ले जा रहे हैं ऐसे धक्का देकर के 2 पे। तो 1 से 2 पे जब ये जाएगा तो चूंकि यहां रफ सरफेस है तो यहां पर फ्रिक्शन के कारण, किसके कारण बच्चों? फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होगी। कितनी हीट उत्पन्न होगी? चलो मान लेते हैं Q12 बोल दिया इसको, Q12 1 से 2 प्रोसेस में सिस्टम ने हीट जनरेट किया और ये हीट कहां जाएगी? सराउंडिंग में। ये सिस्टम हमारा है, ये हमारा सिस्टम है, इस ब्लॉक को हम सिस्टम मान सकते हैं। चलिए तो ये जो सिस्टम है, ये जो हीट जनरेट करेगा ये कहां भेजेगा इस हीट को? सराउंडिंग में। यानी जो 1 से 2 हीट जा रही है वो कहां जा रही है? सराउंडिंग्स में। बोलो यार कहां जा रही है? आपने कहा सराउंडिंग्स में। कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। सिस्टम ने हीट दिया सराउंडिंग को, उसकी हीट की कुछ वैल्यू होगी। भाई हीट जनरेट हुआ ना, हीट उत्पन्न हुआ, जब घर्षण हुआ तो हीट उत्पन्न हुआ। वो हीट कहां जाएगा? इसी वायुमंडल में, इसी एटमॉस्फेयर में, इसी सराउंडिंग में तो जाएगा। मान लिया, चलो मान लिया उस हीट की वैल्यू है कुछ 10, 20, 30, 50। हम 10, 20, 30, 50 क्यों लेंगे? चलो मान लिया उसकी वैल्यू है कुछ। ये कुछ तो होगा, 2, 5, 1, 4 किलो जूल कुछ तो होगा। ये वो हीट है जो सिस्टम सराउंडिंग में फेंक रहा है, जो सिस्टम के कारण सराउंडिंग में जा रहा है ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन। अच्छा अब जरा यहां समझिएगा बात को। चलिए प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं, चलिए प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। आइए प्रोसेस को रिवर्स कर देते हैं। डार्क से दिखा दिया मैंने। अभी तक हम 1 से 2 जा रहे थे, अब आइए इस ब्लॉक को 2 से 1 ले आया जाए। मुझे एक बात बताइए, एक ब्लॉक को 1 से 2 ले गए, फिर क्या उसको 2 से 1 ले आएंगे तो क्या फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा? नहीं, फ्रिक्शन रहेगा। क्या फ्रिक्शन हीट जनरेट करेगा? फिर हीट जनरेट करेगा। वो हीट कहां जाएगी? फिर सराउंडिंग में जा रही है। यही सिस्टम 1 से 2 प्रोसेस में हीट जनरेट करके कहां भेजा? सराउंडिंग में। और 2 से 1 जब इस ब्लॉक को नीचे लाएंगे तो घर्षण के कारण फिर हीट पैदा होगी और वो हीट सिस्टम नहीं लेगा। अरे भाई आप किसी चीज को पुश करेंगे तो वहां तो हीट आएगी ना, और वो हीट भी कहां जाएगी? सराउंडिंग्स में। यानी अगेन 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 अगर हम 2 से 1 प्रोसेस को देखें, अगेन ड्यू टू फ्रिक्शन, अगेन ड्यू टू फ्रिक्शन। जो बातें पढ़ा रहा हूं बेटा किसी किताबी भाषा में नहीं है, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है आपको। और आपको अगर अच्छे क्वेश्चंस लगाने हैं तो इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा। जो कॉन्सेप्ट वो लॉलीपॉप कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जो किताबों में रटते हैं आप, उनसे सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसलिए चीजों को वो पढ़िए जो एग्जामिनेशन में आएगा। अपने दिमाग को उसको बनाइए। 2 से 1 प्रोसेस को देखें, 2 से 1 ले जा रहे हैं, 2 से 1 ले जा रहे हैं, फिर फ्रिक्शन है, फिर हीट जनरेट हुई, फिर फ्रिक्शन है, फिर हीट जनरेट हुई, और फिर कहां गई? सराउंडिंग में।
फिर कहां गई? सराउंडिंग में। क्या ड्यू टू फ्रिक्शन हीट जनरेट होगा? जी हां। कितनी हीट जनरेट होगी? Q2 से 1। कितनी होगी? Q2 to 1। कितना होगा? आपने कहा सर कुछ मान ले। बिल्कुल मान लीजिए। दैट कुछ हो सकता है ये कुछ बराबर हो सकता है ये कुछ ज्यादा हो, ये कुछ कम हो, ये मुद्दा नहीं है। हो सकता है कि जब ऊपर ले जा रहे थे तो 10 किलो जूल हुआ, नीचे लाने पे 2 ही किलो जूल हुआ, 5 ही हुआ, 6 हुआ, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है फिर? मुद्दा ये है कि बार बार हीट कहां जा रही है? सराउंडिंग्स में। पिछले वाले केस को याद करिए। पिछले वाले केस में एक बार हीट सिस्टम से सराउंडिंग में गई, दोबारा सराउंडिंग से सिस्टम में आई। यहां बार बार कहां जा रही है? सराउंडिंग में। तो क्या नेट इफेक्ट जीरो होगा? क्या नेट इफेक्ट जीरो होगा? नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम लगातार हीट दे रहा है, सराउंडिंग लगातार हीट ले रहा है, तो नेट इफेक्ट कभी भी जीरो नहीं होगा। सराउंडिंग की हीट बढ़ती जाएगी, सिस्टम की हीट घटती जाएगी। बात समझ में आ रहा है? तो यहां नेट इफेक्ट जीरो नहीं है। अर्थात इस तरह का प्रोसेस यहां से यहां तक इसको धक्का मार के ले जाना, यहां से यहां तक इसको नीचे ले आना, इस तरह का प्रोसेस क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या इस तरह का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है? क्या इस तरह का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है? आपने कहा नहीं सर, इस तरह का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और जो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होता है, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या नाम देंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मैं आशा करता हूं आपसे कि आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये प्रोसेस रिवर्सिबल इसलिए नहीं है, इसको अगर आप फोटो लेना चाहें तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बात आप समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग जरा अपने डिस्कशन को ऊपर बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, ये हमारा सिस्टम था, यही तो हमारा सिस्टम था, यही तो हमारा सिस्टम था, ये 1 था, ये 2 था। चलिए इसको पूरा सिस्टम मान लेते हैं। जब तक नहीं समझोगे तब तक समझाऊंगा। पूरा समझते हैं। ये सिस्टम मान लिया। बताओ, जब हम 1 से 2 गए, बोलो 1 से 2 प्रोसेस में कितना हीट निकला? 1 to 2। कहां गया? सिस्टम से। कहां गया? सराउंडिंग में। बोलो यार। चलो 2 से 1 प्रोसेस आओ, 2 से 1 आओ। 2 से 1 प्रोसेस में कितना हीट निकला? 2 से 1 कहां से गया? सिस्टम से। और फिर कहां गया? सराउंडिंग में। तो यहां पर नेट इफेक्ट कभी भी जीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम लगातार सराउंडिंग को हीट दे रहा है। Q12 दिया और फिर Q21 दिया। इसलिए इस प्रकार का प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है। और जो प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है, उस प्रोसेस का नाम क्या है? इरिवर्सिबल। ये प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, अप्रतिवर्ती प्रक्रम। एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया कि सर, ये प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं है? क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई? हमने कहा आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल क्यों नहीं है। क्या ऐसी समस्या आ गई कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है? आइए जरा सेम फिगर को देखिए। सेम फिगर को देखिए। यहां 1 लिया हमने, फिर ये ब्लॉक हमने 2 लिया, प्रोसेस 1 से 2, 2 से 1। अब एक काम करिए, इस सरफेस में जो ये फ्रिक्शन था, इस सरफेस में जो रफनेस था, और इस रफनेस के कारण जो फ्रिक्शन आ रहा था, रफनेस के कारण जो फ्रिक्शन आ रहा था, उसको जीरो कर दीजिए। मान लिया नो फ्रिक्शन, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब बताओ, जब कोई फ्रिक्शन नहीं है तो जाते समय कोई हीट जनरेट हुई? नहीं। आते समय कोई हीट आई? नहीं। नो फ्रिक्शन तो नो हीट जनरेशन, यानी न हीट सिस्टम से सराउंडिंग में गया, न सराउंडिंग से सिस्टम में आया।
तो अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा, अगर कोई फ्रिक्शन ही नहीं होगा तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। अगर यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। एक स्टूडेंट ने कहा सर हम जान गए कि किसी प्रोसेस को रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल कौन बनाता है? फ्रिक्शन। अगर किसी प्रोसेस में फ्रिक्शन है तो वो इरिवर्सिबल होगा, और किसी प्रोसेस में अगर फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल। लेकिन बच्चों केवल फ्रिक्शन ही एक कारण नहीं है किसी प्रोसेस के इरिवर्सिबिलिटी का, किसी प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाने में फ्रिक्शन के अलावा भी कारण है। फ्रिक्शन एक ही कारण नहीं है, फ्रिक्शन इकलौता कारण नहीं है, फ्रिक्शन भी एक कारण है। ठीक है, तो कोई भी प्रोसेस में अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, द प्रोसेस इज रिवर्सिबल, और अगर फ्रिक्शन होगा तो प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा। यहां से हम लोगों ने रिवर्सिबिलिटी और इरिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको समझा पाऊं कि असल में रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, और एक सामान्य तर्क के आधार पर फिजिकली महसूस करवा पाऊं, किताबी भाषा का प्रयोग न करूं। आपको किसी भी किताब में इस तरह की भाषा या इस तरह का वो नहीं मिलेगा। फिर भी अगर बच्चों कोई भी डाउट आता है, बिना संकोच के कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिएगा या हमसे संपर्क करने का प्रयास करिएगा। मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट आता है तो हम आपको वहां भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे इस लेक्चर में एक चीज अभी और छूटा हुआ है, जिसका नाम है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। आइए देखते हैं क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। क्वाजी का मीन्स होता है ऑलमोस्ट, लगभग। स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। जो प्रोसेस लगभग रेस्ट में है उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक। लगभग रेस्ट मतलब इक्विलिब्रियम में, मतलब बहुत स्लो रेट से हो रहा हो, इनफिनिटली स्लो रेट से अगर कोई प्रोसेस हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये तो कहना है, तो किताब में लिखा रहता है डेफिनेशन, इतना तो आपको किताब से ही पढ़ सकते हैं। हम आपको महसूस कराएंगे कि असल में क्वाजी स्टैटिक होता क्या है। क्वाजी स्टैटिक होने के लिए देखिए, अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट, देखिए मैंने यहां आपके लिए लिख दिया है कि क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट रेस्ट। रेस्ट माने इक्विलिब्रियम। और डेफिनेशन क्या लिखी है? अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट इन अ वेरी स्मॉल ग्रेडियंट। जहां पर ग्रेडियंट बहुत 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 कम हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे। ग्रेडियंट का मतलब समझते हैं? डिफरेंस। जहां डिफरेंस बहुत कम हो, ग्रेडियंट को क्या कहेंगे हम लोग सरल भाषा में? ग्रेडियंट को सरल भाषा में क्या कह सकते हैं? डिफरेंस। क्या कह सकते हैं? डिफरेंस। तो वहां जहां पर ग्रेडियंट बहुत कम हो उसे हम क्या कहेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। जहां डिफरेंस लगभग नेग्लिजिबल हो, लगभग कितना हो? नेग्लिजिबल हो, उसे हम कितना कहेंगे? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। आइए समझते हैं। मैंने आपको कई बार लेक्चर्स में भी इस बात को बोला है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जैसे कहीं आपकी गाड़ी अगर फंसे थर्मोडायनामिक्स में चीज़ों को समझने के लिए, तो हमेशा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की सहायता से चीज़ों को आप समझ सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं इतनी मज़ेदार स्टोरी सुनाऊंगा आपको कि आप जिंदगी भर के लिए एक सवाल आपको रट जाएगा कि कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल है तो वो क्वाजी स्टैटिक क्यों हो जाता है। आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिलेंडर पिस्टन है। इस क्लास में देखिए पीपीटी का बहुत कम यूज किया जा रहा है ताकि आप थोड़ा सा समझे चीजों को। ये मान लीजिए सिलेंडर पिस्टन है। अब इसमें मान लीजिए गैस भरी हुई है, गैस भरी हुई है। ये पिस्टन है हमारा। मान लीजिए नीचे से इस पे प्रेशर लग रहा है 100 यूनिट का। मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य उसके यूनिट को समझाना नहीं, क्वाजी स्टैटिक को समझाना है। 100 यूनिट का प्रेशर नीचे से लग रहा है, तो ऊपर से इसको हमने बैलेंस होगा ये, और ये कहां से बैलेंस होगा? 100 से।
इस समय ये किस में है? इक्विलिब्रियम में। इस समय ये कैसे है? इक्विलिब्रियम में। अगर बताइए मैं इस वाले वेट को हटा दूं, मैं रिलीज कर दूं, हटा दूं सीधे सीधे, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो जरा मुझे बताइए यहां डिफरेंस कितने का आएगा? ग्रेडियंट। यहां डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस कितने का आएगा? देखिए नीचे से तो 100 लग रहा है, अब वो हट गया तो 0 हो गया, तो डिफरेंस कितने का आया? 100 का। क्या ये स्मॉल डिफरेंस है? नहीं, ये लार्ज डिफरेंस है भाई। 100 का डिफरेंस कोई छोटा मोटा डिफरेंस थोड़े होता है। आपके दोस्त के 100 नंबर आए एग्जाम में, आपके 0 आए, तो आप दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 100 नंबर का। तो खुश रहेंगे आप? कहेंगे अरे पापा मेरा दोस्त मुझसे थोड़ा ज्यादा तो पाया है, तो पापा 2 झापड़ और मारेंगे। कहेंगे थोड़ा नहीं, 100 नंबर ज्यादा पाया है। 100 का डिफरेंस बड़ा डिफरेंस है भाई। आपके 150 नंबर आए, दोस्त के 250 आए, तब भी आपको 2-3 झापड़ एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो कहने का अर्थ यह है कि डिफरेंस 100 का है, काफी बड़ा डिफरेंस है। तो क्या यह क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है? नहीं। क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस वो होता है जहां डिफरेंस बहुत छोटा हो, स्मॉल डिफरेंस हो। आइए महसूस कराते हैं कि स्मॉल डिफरेंस कहां मिलेगा। बोर्ड के इस साइड में। अब देखिए जो यहां पर फिर हमने वही सिलेंडर पिस्टन लिया, नीचे यहां फिर गैस भरा हुआ है कोई, यहां पर फिर नीचे का प्रेशर हमने 100 लिया है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। इस बार हम जब बैलेंस कर रहे हैं तो यहां पर हमने कोई एक लिया था, कोई एक हमने कुछ भी लिया, मान लीजिए रखने के लिए वेट, और हमने इसी वेट को हटा दिया था। ये वेट था, मान लीजिए कोई वेट था, इसी को हटा दिया। जब सडन हटाया तो 100 हटा, तो डिफरेंस कितना आया? 100 माइनस 0, हट गया तो 0 हो गया ना। यहां हम एक वेट नहीं ले रहे हैं, यहां हम छोटे छोटे वेट ले रहे हैं, इस तरह के। और इन सबकी वैल्यू कितनी है? 1 1 1 1 1 1। इस तरह के 100 वेट हम रखेंगे तो अल्टीमेटली यहां भी कितना आ जाएगा? 100। भाई 100 का वेट रखो एक बार में, चाहे एक एक के 100 रखो, तो अल्टीमेटली तो 100 हो गया ना, बैलेंस कर जाएगा ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसमें से हमने एक वेट हटा दिया। कितना हटाया? एक हटा दिया। जब एक हटाएंगे तो अब डिफरेंस कितना आएगा? बोलो अब डिफरेंस कितना आएगा? इधर से लग रहा है 100 और इधर से हमने एक हटाया है, 100 है। इस तरह के एक एक करके 100 रखे हैं, केवल एक हटाया है, तो कितने बचे हैं? 99। तो 100 में से कितने बचे हैं? 99। डिफरेंस कितने का आया? 1 का। कितने का डिफरेंस आया? 1 का। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये स्मॉल डिफरेंस है। तो इस प्रकार अगर प्रोसेस को हम घटित कराएं कि वहां पर बहुत स्लो रेट से प्रोसेस काम करे, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आप क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। मुझे लगता है ये तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसलिए मैं बोर्ड के साइड में हो जाता हूं। बाद आइए एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बताते हैं। बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें बच्चों में, बिकॉज बड़े ही सिमिलर काइंड ऑफ सेंटेंसेस दे दिया जाता है एग्जामिनेशन में, और आप क्लियर नहीं कर पाते कौन सा सही है कौन सा गलत है। 3-4 सेंटेंस मैंने ऑलरेडी लिख दिया है बोर्ड पे, जिससे आपको समझने में आपका समय बचे। लेकिन जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है उसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, और कई बार एग्जामिनेशन में, एसई में, गेट में, जेई में, ए में पूछा जा चुका है। और मैं आपसे बोलता हूं, आप देखिएगा इसका कॉन्सेप्ट बहुतों को नहीं पता है। और आज मैं आपको एक बड़ा फनी स्टोरी की सहायता से, एक मज़ेदार स्टोरी की सहायता से इसको समझाने का प्रयास भी करूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें जानना क्या क्या है। पहला सेंटेंस लिखा है, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वाजी स्टैटिक।
साफ साफ सा मतलब है। अगर आप मेरा वीडियो देखते समय नोट्स बना रहे हैं, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए हैं, और अगर नहीं लेके बैठे हैं तो प्लीज नोट्स बनाते हुए अगर आप समझेंगे तो आपको और मजा आएगा। तो कॉपी में सीधे सीधे लिख लीजिए कि सभी रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्वाजी स्टैटिक होते हैं। सिंपल सा फंडा है, ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वाजी स्टैटिक, बट ऑल क्वाजी स्टैटिक नीड नॉट टू बी रिवर्सिबल। जो क्वाजी स्टैटिक है, जो क्वाजी स्टैटिक है, जरूरी नहीं कि वो रिवर्सिबल हो जाए, क्योंकि समझिएगा रिवर्सिबिलिटी की शर्त अलग है, क्वाजी स्टैटिक होने की शर्त अलग है। रिवर्सिबिलिटी की शर्त यह है कि वहां रिवर्स बैक होने की संभावना हो, वहां पर वापस आने की संभावना हो। क्वाजी स्टैटिक होने की शर्त यह है कि वहां का ग्रेडियंट बहुत स्मॉल हो। रिवर्सिबिलिटी में फ्रिक्शन को देखते हैं, क्वाजी स्टैटिक में फ्रिक्शन को नहीं देखते हैं। क्या कोई ऐसा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है जिसमें फ्रिक्शन भी हो? हां, हो सकता है। क्या कोई ऐसा क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस हो सकता है जिसमें फ्रिक्शन ना हो? हां, हो सकता है। ये दोनों बातें मैंने यहां लिखी हैं, बिकॉज इन क्वाजी स्टैटिक देयर मे बी फ्रिक्शन। अभी ये नहीं कहा देयर इज फ्रिक्शन, देयर मे बी फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हो सकता है और हो सकता है कि फ्रिक्शन ना हो। ओनली फ्रिक्शनलेस क्वाजी स्टैटिक, कैसा क्वाजी स्टैटिक? जिसमें फ्रिक्शन ना हो, वही रिवर्सिबल होगा। क्योंकि रिवर्सिबिलिटी की शर्त से हम समझौता नहीं कर सकते एज फार एज फ्रिक्शन इज कंसर्न। ये चारों पांच बातें आपको समझ में आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, और हो सकता है एक बार में ना समझ में आई, बड़े बड़ों को नहीं समझ में आती हैं, कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो को देखिएगा। ये तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, इसमें कोई पैसा तो आपको देना नहीं है। तो 3-4 बार देखिएगा, 3-4 बार सुनिएगा, लिखिएगा बार बार, आप सही बात को पकड़ पाएंगे। हालांकि अब मैं पहले वाक्य पर आ रहा हूं और उसको समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूं। पहला वाक्य, पहला सेंटेंस हमारा क्या है? पहला सेंटेंस हमारा कहता है कि ऑल रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर क्वाजी स्टैटिक। आइए जरा हम रिवर्सिबिलिटी को और क्वाजी स्टैटिक को जोड़ने का प्रयास करते हैं। प्यारे बच्चों, लोग रटते हैं इसको। मैं फनी स्टोरी की सहायता से आपको जोड़ दूंगा कि रिवर्सिबिलिटी और क्वाजी स्टैटिक में क्या रिलेशन है। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। रिवर्सिबिलिटी का संबंध कहां कहां से है? रिवर्सिबिलिटी का संबंध है रिवर्स होने की क्षमता। क्वाजी स्टैटिक का संबंध है ग्रेडियंट से। रिवर्सिबिलिटी का संबंध किससे है? रिवर्स होने की संभावना या क्षमता भी कह सकते हैं। मेरे लिटरल शब्दों पे ना जाइए, मेरा उद्देश्य बच्चों को समझाना है। और ऑफलाइन में थोड़ा आसान रहता है समझाना, ऑनलाइन में थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि आप सामने नहीं बैठे हो। तो हो सकता है मेरा कोई वर्ड लिटरली इनकरेक्ट भी हो, बट माय होल इंटेंशन इज टू प्रोवाइड यू द करेक्ट कॉन्सेप्ट, द क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, जिससे आप जेई बन पाओ, एई बन पाओ। इधर आइए। क्वाजी स्टैटिक का मतलब क्या है? क्वाजी स्टैटिक का मतलब है स्मॉल ग्रेडियंट। स्मॉल ग्रेडियंट। मैं आपको थोड़ा कनेक्ट करना चाहता हूं कि स्मॉल ग्रेडियंट और रिवर्स होने की संभावनाएं। स्मॉल ग्रेडियंट, स्मॉल डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब मैंने आपको बताया है वीडियो में। स्मॉल ग्रेडियंट या स्मॉल डिफरेंस और रिवर्स होने की संभावनाएं, ये दोनों एक साथ कैसे जुड़ी हैं, आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है, मान लीजिए कोई अपार्टमेंट है XYZ। ये कोई अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट का 4th फ्लोर है, चौथा फ्लोर है, और ये बारजा है अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर का, और नीचे ये है ग्राउंड फ्लोर। ये कैसा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर। दिस स्टोरी इज जस्ट टू कनेक्ट यू with these two concepts. What is the relation between the reversibility? What is the relation between the reversibility to be quasi-static? रिवर्सिबिलिटी का क्वाजी-स्टैटिक से क्या रिलेशन है, जोड़ना चाह रहा हूं। अपार्टमेंट है, 4th फ्लोर पे ये आप खड़े हैं, ये इतने स्मार्ट आप यहां पे खड़े हुए हैं। रुक जाइए, आपका मुंह सही से नहीं बना।
तो मैं फिर से बना देता हूं। ये 4th फ्लोर पे आप खड़े हैं, ये रहे आप। मैं इसी फिगर को एक बार यहां फिर से बना रहा हूं क्योंकि मुझे समझाना है। ये फिर वही अपार्टमेंट है और यही आप फिर 4th फ्लोर पे खड़े हुए हैं, यहाँ पे आप हैं, फिर आप ही हैं, आप अपने आप को पहचान रहे होंगे, ये आप ही हैं। और फिर ये ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर है, देखिए ये ग्राउंड फ्लोर है, मैंने दिखाई दिया है। चलिए अब यहां मान लीजिए यहां पर नीचे यहां पर आपकी गर्लफ्रेंड है मान लीजिए, और उसने आपको आवाज दी, बुलाया आपको, आपने बारजे से देखा और आप मिलने के लिए जाने के लिए आपने बारजे से छलांग लगा दी। और जैसे ही थोड़ा नीचे गए, जैसे ही यहां तक आए, आप थोड़ा नीचे आए, आपने देखा कि नहीं नहीं ये आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, आपकी कोई परिचय की नहीं है और ये किसी और को बुला रही थी। मुझे बताइए क्या आप रिवर्स हो सकते हैं? क्या यहां से सेकंड फ्लोर से या फर्स्ट फ्लोर से रिवर्स होकर के फिर 4th फ्लोर पे आ सकते हैं? द आंसर इज नो। बिकॉज ऑफ व्हाट? क्यों नहीं? क्योंकि द डिफरेंस इज वेरी लार्ज माय डियर, द डिफरेंस इज वेरी लार्ज। वंस यू क्रॉस दिस फ्लोर, जब आप यहां से कूद जाओगे, जब यहां से छलांग लगा दोगे, द डिफरेंस इज वेरी लार्ज, यू कैन नॉट कम बैक। और जहां डिफरेंस लार्ज हुआ वो क्वाजी स्टैटिक नहीं होता। जहां डिफरेंस लार्ज हुआ वो क्वाजी स्टैटिक नहीं होता। और आप देखिए यहां रिवर्स होने की संभावना नहीं है, यहां रिवर्स होने की संभावना नहीं है, तो यहां डिफरेंस भी लार्ज है और ये क्वाजी स्टैटिक नहीं है। अब आइए इधर समझते हैं। अब मान लीजिए फिर आपको किसी ने बुलाया किसी दिन, एक बार आप धोखा खा चुके थे, ठीक है ना, एक धोखा खा चुके हैं, दोबारा धोखा खाएंगे नहीं। फिर यहां आपको किसी ने बुलाया, यहां पे मान लीजिए ये यहां पे नीचे कन्या है, अब आपको यहां बुलाया तो आपने आपके दिमाग लगाया, आपने कहा भैया अब हम किस सीढ़ियों से जाएंगे, अब हम सीढ़ियों से जाएंगे, अब हम सीढ़ियों से जाएंगे। और आप एक सीढ़ी उतरे थे और तब तक आपको समझ में आ गया कि यह वह व्यक्ति नहीं है जो मुझे बुला रहा है। द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। आप 4th फ्लोर से 2nd फ्लोर पे नहीं आ चुके हैं, आप केवल एक सीढ़ी, एक स्टेप नीचे गए हैं। द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। क्या आप रिवर्स हो सकते हैं? यस यू कैन, आराम से रिवर्स हो सकते हैं। सो जब डिफरेंस छोटा है, द डिफरेंस इज स्मॉल, इट डिनोट्स क्वाजी स्टैटिक। जब डिफरेंस छोटा है तो क्वाजी स्टैटिक को बताता है। और आप देखिए जब डिफरेंस छोटा है तभी रिवर्स होने की संभावना है। इसलिए ऑल द रिवर्सेबल प्रोसेसेस आर क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। ये फनी स्टोरी की सहायता से मेरी कोशिश थी कि जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल सा ये कॉन्सेप्ट है इसको आसान तरीके से आपको सिंप्लीफाई बनाया जा सके। मेक माई करियर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेक माई करियर का एप्लीकेशन ऐप का लिंक भी मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो को अपने तक मत सीमित रखिए, इसे दोस्तों तक पहुँचाइए। और ये मैंने आज वर्क ट्रांसफ़र पे बनाया आपको वीडियो, बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, इन चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से मैं आपको और भी चीज़ें बनाता रहूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है। कहते हैं कि पृथ्वी का कोई छोर नहीं है और ज्ञान का कोई अंत नहीं है, तो हम आपके लिए हमेशा इसी तरह के वीडियोज़ लाते रहेंगे। आपसे इस वीडियो में अभी इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू।